कॉमर्शियली कॉमन डिस्प्यूट्स जो है वो क्या आ रहे हैं आज के मार्केट में? जीपे पेटीएम नहीं, आपने छोटी मोटी कंपनीज का नाम सुना होगा, IIFL, होम लोन्स, छोटे मोटे अभी जैसे एग्रीमेंट बना रहे हैं तो दिखा लें साथ, दिखा लें। दिस इज़ नॉट आवर अप्रोच, दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है कि कई बार तो एग्रीमेंट होते ही नहीं, कि कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा हो गया कहीं लॉस लग गया, उन्होंने सोचा था कि प्रॉफिट होगा बट लॉस लग गया, इस वजह से वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप पार्टीज़ की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आखिर पैसे दे क्यों नहीं पा रहे। हो सकता है कि उसके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप उसको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, आप देयर सम अदर वे। तो फ्रॉड तो है ही, स्कैम है ही। सिंस यहाँ पर हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो भी आपकी बातचीत हुई होगी, टेक्स्ट एक्सचेंज हुए होंगे, कुछ वॉइस नोट्स एक्सचेंज हुए होंगे, सिर्फ कॉल्स पर इस तरह की चीज़ें करना काफ़ी डेंजरस है। क्योंकि अगर कॉल्स रिकॉर्ड तक नहीं हुई हैं तो फिर तो आपके पास कुछ भी सबूत नहीं है कि आपसे किसी ने कोई सामान मांगा था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आशय कौशिक जी, जो 3 ईयर से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल क्राइसिस के डिस्प्यूट्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के इशूज़। तो आशय सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कॉमर्शियली कॉमन डिस्प्यूट्स जो है वो क्या आ रहे हैं आज के मार्केट में? अभी कमर्शियल डिस्प्यूट्स को काफ़ी वाइड टर्म है कमर्शियल डिस्प्यूट्स। भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब हमारे पास कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। तो एज़ फार एज द कमर्शियल क्लाइंट्स आर कंसर्न, द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आर कंसर्न, उनका एक तो प्राइमरी डिस्प्यूट होता है कि किसी दूसरी पार्टी से उन्होंने कुछ ट्रांजैक्ट किया, किसी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी से उन्होंने ट्रांजैक्ट किया, कि लेट्स से उनका कुछ सामान लेने देने का, कुछ सेल और परचेज़ का बिजनेस है। तो उस बिज़नेस में उन्होंने किसी से कुछ परचेज़ किया बट दे कुड नॉट पे बैक, या फिर उन्होंने कुछ सप्लाई किया और उनको पैसे वापस नहीं मिले। इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं एक तो मेजरली कॉर्पोरेट साइड में। उसके बाद फिर हमारे NI डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स अक्सर लेकर आते हैं। कि NI मतलब मैं आपको कहूँ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर गवर्न होता है, जो कि हमें इसको सिंपल भाषा में समझे तो चेक बाउंस मैटर्स। तो जब कोई चेक इशू करता है, कॉर्पोरेट्स भी इनफैक्ट इशू करते हैं, हर कोई इशू कर सकता है। तो चेक जब भी इशू होता है तो कई बार चेक रीपे नहीं हो पाता, या फिर चेक हम प्रोड्यूस करते हैं बैंक को तो बैंक उसे डिसऑनर करता है किसी रीज़न से। तो डिसऑनर ऑफ चेक की एक अलग पैरेलल प्रोसीडिंग्स चलती है विच इज़ NI प्रोसीडिंग्स। तो NI एक काफ़ी प्रोमिनेंट डिस्प्यूट आता है कमर्शियल साइड में। उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, जैसे NBFCs आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। लाइक NBFCs में कहूँ तो NBFCs होते हैं आपके जो ऐसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो कि बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो ये भी पैसे देने लेने का लोन पर, जैसे मोटे लोन्स, जैसे हमारा जीपे का ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट हो गया, पेटीएम। जीपे पेटीएम नहीं, बट जैसे कि हमारे कई आपने छोटी मोटी कंपनीज का नाम सुना होगा, IIFL, होम लोन्स, छोटे मोटे अभी जैसे अभी दिल्ली में खासकर कहूँ तो द्वारका में और इधर उधर कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े इजीली वो क्या 20% और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट पर बहुत आराम से पैरेलली विदाउट गोइंग टू द बैंक, वो आपसे कहते हैं बैंक तो आपको नहीं देगा ये लोन, बट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू NBFCs। तो ये NBFCs बड़ा डेंजरस होता है। तो इनमें आपको मिल तो जाता है लोन, बट अल्टीमेटली यू आर द सफरर। क्योंकि आपसे फिर बाद में कुछ मतलब बिहाइंड द हैंड कुछ चीज़ें होती है जिसपे कि आपको फिर बाद में डिस्प्यूट राइज होता है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट डिस्प्यूट आजकल राइज हो रहा है। उसके अलावा IP मैटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के काफ़ी मैटर्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, और मोटा मोटी यही डिस्प्यूट्स हैं। सो अगर हम थोड़ा सा बात करें ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स की, तो इनका मेजर रीज़न क्या होता है कमर्शियल डिस्प्यूट आने का? लाइक सपोज दैट चेक बाउंस हो गया मेरा, है ना, या फिर मैंने पार्टी को सर्विस सप्लाई की या प्रोडक्ट सप्लाई किया बट पेमेंट नहीं हो रही है, आज 3 महीने हो गए या 4 मंथ हो गए बट पेमेंट नहीं आ रही है। तो इसका मेजर इशूज़ क्या रहते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली समझ में आया है अभी तक के एक्सपीरियंस में, वो ये है कि पार्टीज़ जब घुसती हैं किसी ट्रांजैक्शन में, जैसे कोई भी 2 पार्टीज़ A and B, व्हेन दे गेट इनटू अ ट्रांजैक्शन, तो उस टाइम पर तो एवरीथिंग इज़ मेरी, एवरीथिंग इज़ जॉली। तो उनको लगता है कि ठीक है करते हैं, जब कुछ ख़राब होगा तो देखेंगे। दिस एटीट्यूड आई थिंक इज़ द प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग एडवोकेट्स को या फिर इन जनरली लीगल सर्विसेज को प्रॉब्लम आने के बाद ही कंसल्ट करते हैं।
राइट। वी डू नॉट कंसल्ट, वी डू नॉट डीम इट अप्रोप्रिएट कि हम छोटे मोटे चीज़ों में तुरंत जैसे ही एक एग्रीमेंट बना रहे हैं तो दिखा लें साथ। दिखा लें, ओके। दिस इज़ नॉट आवर अप्रोच, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है कि कई बारी तो एग्रीमेंट होते ही नहीं है, कई बारी तो लोग सिर्फ अपने ऐसे ही दूसरे बातों के पे भाईचारे पे चलते हैं कि ठीक है अगर हमने दिया है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन खराब हुआ उस दिन आते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली लोग जो है रिटर्न में एक किसी परफेक्ट एक एक्सपर्ट लॉयर के साथ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक प्रिपेयर नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से उनको एक हो सकता है कि फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स हो, लाइक पेमेंट नहीं आ रही, राइट। डिले हो गई बहुत ज़्यादा, ये इशूज फेस करने पड़ सकते हैं। अक्सर पार्टीज़ का कंसर्न क्या होता है कि अगर हम दिखाएंगे, छोटा सा एग्रीमेंट है, 2 पेज का एग्रीमेंट है, इसको दिखाने जाएंगे, उसी में 3,000 5,000 10,000 पता नहीं क्या लग जाएगा। तो पार्टीज सोचती हैं कि उस पैसे को बचाने के चक्कर में लेट्स लेट इट गो, ठीक है अभी कर लेते हैं एग्रीमेंट। Okay. बट फ्यूचर में आने के बाद जब डिस्प्यूट आता है तो फिर वो कितने का आएगा, नोबडी नोस। अगर हम लाइक अब यहीं पे अगर हम बात करें एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन प्रिपेयर कराने की, तो अगर कोई पार्टी प्रिपेयर कराती है तो मोटा मोटी कितना उनका इन्वेस्ट होता होगा इसमें? डिपेंड करता है, खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्पैरिटी है इसमें। कुछ लोग 3,000 में भी कर सकते हैं, कुछ हो सकता है 500 में भी कर दे, आई डोंट नो। मतलब आई हैव नॉट नोन एनीबडी हु कैन डू इट इन 500, बट हाँ कुछ लोग 500 में भी कर रहे हैं, कुछ लोग 5,000 भी इनको कम लग रहा है। तो इट डिपेंड्स, और प्लस बल्क के ऊपर डिपेंड करता है कितने पेजेस का है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, डिस्प्यूट्स किस तरह के हैं। तो बहुत सारी वेराइटी मतलब इसमें चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करनी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट था बट वो ब्रीच हुआ किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कुछ इशूज़ की वजह से, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे हैंडल करते हो? जी, तो अक्सर मतलब ऐसे अनुमान ऐसा तो नहीं होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कोई ब्रीच कर दे डिस्प्यूट अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा जनरली नहीं होता है। पर हाँ जब भी कभी ऐसा कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम क्राइसिस, सम फाइनेंशियल क्राइसिस और सम अदर थिंग, कि कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा हो गया कहीं लॉस लग गया, उन्होंने सोचा था कि प्रॉफिट होगा बट लॉस लग गया, इस वजह से वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट इन जनरल तो कोई ज़बरदस्ती तो ऐसे नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाहता है। अब वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर इसको कोर्ट तक लेके जाते हैं लोग? क्या राइट, अभी जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लोग तब तक चलते रहते हैं जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तो तब तक तो ठीक है। ओके। एंड थिंग्स गो रॉन्ग, जब आपके साथ कुछ बदतमीज़ी से बात होती है, जब आपके साथ कुछ डिमांड करते हैं, जब बोलते हैं कि नहीं अब आप नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, उसके बाद ये डिस्प्यूट्स धीरे धीरे एस्केलेट होना शुरू करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को बताया कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक एयरपोर्ट बिजनेस के लिए, और वहाँ पर हमने एक रिटेल शॉप सेटअप करी थी। वहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सच कुछ था नहीं खास, बस एक लेटर था, लेटर पे ही एक अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कंपनी ने, जो सामने वाली जो एयरपोर्ट वाली कंपनी थी, उन्होंने एक नॉर्मल साइन करके एक लेटर दे दिया कि आपको ये लेटर देते हैं और इसमें जो कंडीशंस है इसको आपको फुलफ़िल करना है। इन्होंने भी बोला ठीक है बॉस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब कुछ चलने लगा, बट जैसे ही उन्होंने अपनी शॉप सेटअप करी वहाँ पर उन्होंने पहले ही मंथ में काफ़ी हैवी लॉस है। और जब वहाँ पर उनको पहले मंथ में ही लॉस हुआ और रिकरिंग लॉसेस होने लगे अगले महीने, उसके बाद के महीने, तो 3 महीने में उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो सिक्योरिटी है आप एडजस्ट कर लो, आई कैन नॉट कंटिन्यू। बट उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस लेटर में देयर वाज अ टर्म कि आपको 12 महीने कंटिन्यू करने हैं। नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द क्लाइंट टू सफ़र 12 मंथ्स ऑफ लॉसेज रिकरेंटली। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है अगर आप प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट को दो तरफा तरीके से कम्प्लीटली सेटअप नहीं। बिकॉज विद इन 3 मंथ्स, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही वो इंसान सफ़र करने लगा, तो 12 महीने तक कैसे कंटिन्यू करेगा? बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, तो अगर हम बात करें एक ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है? बिकॉज नॉर्मली आपने बताया था कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, एक लेटर दिया था और लेटर पे साइन करके दे दिए, तो ये ऑथेंटिक है या नहीं है? क्या प्रोसेस रहता है ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट्स का? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की जहाँ तक बात है, मैं इसको आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली कैसे बढ़ना चाहिए इन तरह के इस किसी भी तरह के कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहली बात तो आपको एक क्लियर कट रिटन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इवन इफ इट इज़ अ मैसेज, डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स कभी कंसिडर नहीं करती मैसेजेस को या ईमेल्स को, कंसिडर करती हैं, बट देयर हैज़ टू बी ए क्लियर इंटेंट। वो दिखना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, कुछ भी अनसेड नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा होगा, मतलब कुछ भी किसी भी पार्टी के मन में नहीं रहना चाहिए। जो भी मन की बात है वो क्लियर लिखी होनी चाहिए, या तो वो थ्रू एक्सचेंजेस ऑफ ईमेल हो, थ्रू मैसेजेस हो, और किसी अदर मीन्स से। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इफ एट ऑल बना ही रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना ही रहे हैं तो क्या करें? इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट,
सबसे पहले तो दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी जो भी शर्तें हैं, जो भी आप मान रहे हो, अभी यहाँ पर आपका बिजनेस सेंस भी प्रिवेल करता है। अब आपने किसी चीज़ को, किसी शर्त को माना, तो ये माना जाएगा कि आपने उस शर्त को इसलिए माना क्योंकि आपको लगता है कि ये मानने में मेरा नुकसान है भी, तो कितना है वो आप समझ रहे हो और उसको आप अग्री कर रहे हो। वंस यू हैव अग्रीड टू सफर दैट लॉस, व्हेन दैट लॉस अकर्स, यू आर नॉट अलाउड टू गो अवे। ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि अब ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैंने तो इतना ही सोचा था। आपने जो सोचा था वो उसके हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड देन यू आर बाउंड बाय दैट। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ कि आप अपना असेस करें सही तरीके से कि आपको क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपके लिए सही है। उन शर्तों को एक्सप्लिसिटली लिखें कि पार्टी ए ये चाहती है, पार्टी बी ये चाहती है, पार्टी ए ये गलती कर सकती है, पार्टी बी ये गलती कर सकती है, पार्टी ए के ये राइट्स होंगे, ये लॉसेस होंगे, पार्टी बी के ये राइट्स होंगे, ये लॉसेस होंगे। सब कुछ क्लियर टर्म्स में लिखने के बाद दोनों पार्टीज़ अपने अपने ओरिजिनल साइन करें। दोनों पार्टीज़ 2 कॉपीज़ निकालें, उसकी साइन करने से पहले 2 कॉपीज़ निकालें किसी भी एग्रीमेंट की। एक कॉपी पार्टी ए रखे, एक कॉपी पार्टी बी रखे, दोनों पे ओरिजिनल साइंस होंगे। दोनों कॉपीज़ पे ओरिजिनल 2-2 साइंस होंगे, एंड दोनों पार्टीज़ के पास ओरिजिनल होगा। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी के पास उसका फोटो स्टेट है, नहीं, आप दोनों के पास ओरिजिनल रहेंगे। पार्टी ए के पास भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी बी के पास भी। इसको हम अपनी लीगल भाषा में काउंटर पार्ट्स बोलते हैं। बोथ द अग्रीमेंट्स आर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर। दोनों में से कोई भी जाली नहीं है, कोई भी नकली नहीं है, कोई भी फोटो स्टेट नहीं है, दोनों ओरिजिनल है। इसके बाद ये जब आपके पास हो जाए, ये एक सटीक और सही तरीका है आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने। सो बेसिकली जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्लियरली डिटेल्ड में लाइक एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए कि सपोज दैट ए कंडीशन आती है तो पार्टी क्या करेगी, बी कंडीशन आती है तो पार्टी क्या करेगी, क्या कर सकती है। तो वो टर्म्स क्लियरली एक्सप्लेन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक 3-4 टर्म लिखे और डन, नथिंग शुड बी लेफ्ट अनसेड। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात को जब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे असाइन होते हैं, ये तो हो गया एक हमारा ऑफलाइन, जहाँ पे हम पेपर पे काम कर रहे हैं। बट जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटली अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो उसका क्या ऑथेंटिक वे है साइन करने का? डिजिटली आजकल कई तरीके हैं। वैसे तो एक सबसे कॉमन तरीका जो लोग अपनाते हैं वो क्या है कि लोग एक वाइट पेपर पे अपना साइन करते हैं, उसको मोबाइल से या किसी भी दूसरे डिवाइस से स्कैनर से स्कैन करते हैं, उसकी एक जितना बड़ा वो साइन है उसको कट करते हैं और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक कॉमन सबसे प्रेवलेंट तरीका है। इसमें कोई ये कोई इलीगल बात नहीं है, ये कर सकते हैं, लीगल है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। कल को अगर कोई पार्टी ये कह दे कि ये जो PDF है, ये PDF मैंने इनको कभी ऐसे ही भेजा था, इन्होंने मिसयूज़ कर लिया होगा, तो इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये कोई पासवर्ड ड्रिवन तो है नहीं, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। ये PDF फाइल थी, किसी के भी पास होगी, कोई भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ऑथेंटिसिटी लेवल बहुत कम है। अगर पार्टी उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, हाँ ये मेरा ही PDF है, मैंने ही साइन किया है, मैंने ही इसमें काट के डाला, तब तक तो ठीक है। द पार्टी वांट्स टू रेपुडिएट, इट कैन। ठीक, ये हो गई पहली बात। दूसरा जो तरीका है जो इस तरह के डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है जो साइन करने का, वो होता है DSC। उसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो वो इशू करती हैं कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। साइबर लॉ के अंडर हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी बनी हुई है जो कि DSCs हमें देती है, हमें उनसे ख़रीदना पड़ता है। इट्स काइंड ऑफ अ लाइसेंस। वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपने वो सर्टिफिकेट जहाँ पे भी अफिक्स कर दिया, जिस भी जगह पे एक अपना डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स कर दिया, वो डॉक्यूमेंट वहीं पर वो फिक्स हो गया। उस डॉक्यूमेंट पे आपने उस सिग्नेचर को अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो आपका एक नीचे में आपका एक ऑथेंटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आपने डिजिटली साइन किया। आपने देखे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि नीचे कोने में लिखा रहता है कि ऑथराइज्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन ई-साइंड। तो उसमें नीचे में वो एक फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अल्टर भी नहीं कर सकते। ये एक अच्छी चीज़ होती है। अगर किसी पार्टी ने DSC के थ्रू सिग्नेचर दिया है तो वो उसको नहीं डिनाई कर सकती कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है या मैंने नहीं किया था। डिनाई करना थोड़ा फार फेच्ड हो जाएगा। उसके लिए आपको ये कहना पड़ेगा मेरी तो चोरी हुई है, मेरे तो जो सर्टिफिकेट चोरी हो गया, फिर तो वो कुछ थोड़ा फार फेच्ड हो जाएगा। सो बेसिकली एक और लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक ईमेल भेजा,
उस पर एक PDF भेजा, उस पर रिप्लाई ले लिया एंड बोलते हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया। क्या ये ऑथेंटिक वे है करने का? अभी ईमेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी उस तरह का ईमेल बना सकता है। ओके एक जैसा दिखने वाला कोई भी ईमेल हो सकता है। ओके अभी यू डोंट नो कि वही सेम ईमेल है कि नहीं। ईमेल इज़ नॉट, मतलब मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ईमेल में ही कम्युनिकेशंस के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस स्टार्ट कर दो। ओके आई वुड सजेस्ट अ प्रॉपर हार्डकोर वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट टू बिगिन विथ। बट अगर कोई ऐसा करते भी हैं तो फिर आप मतलब उसमें एक इशू हो सकता है, वो इशू आपको कंसिडर करना। ओके। एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट को लेके इंटरप्रिटेशन करती हैं, तब एक लॉयर किस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे निभाता है? अभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट जब बना लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जब दो पार्टीज मिलकर बना लेती हैं, उसके बाद क्या आता है कि उसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाउ बोथ द पार्टीज आर बाउंड बाय दोज वर्ड्स। ओके। आप अब उससे निकल नहीं सकते। तो वहाँ पर एक लॉयर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब कोई डिस्प्यूट आ ही गया, जैसे लेट्स से कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है एक सामान खरीदने बेचने के लेके, और बाद में एक डिस्प्यूट अराइज होता है, सामान बीच रास्ते में टूट गया, कंसाइनमेंट भेजते हुए टूट गया, और इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं। ओके। तो वहाँ पर सिचुएशन एडवर्स हो जाती है। ओके। क्योंकि आपने वो चीज़ सोची ही नहीं, जबकि वो हो सकता था। पॉसिबिलिटीज जो भी पॉसिबिलिटीज, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पार्टीज़ की है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उन पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में जाकर सोचें, सोच करके उसके बारे में लिखें। अगर आपने लिखा है तब तो ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या आती है, जैसे ही कोई सिचुएशन अराइज हुई, हम ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं पार्टी से कि आप हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दो, हम कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आगे आपको गाइड करेंगे। तो अभी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि वो सिचुएशन जो अभी अभी अराइज हुई है हमारे क्लाइंट के साथ, वो चीज़ उसमें लिखी है, कंसिडर की हुई है या नहीं, इवन डायरेक्टली और रिमोटली और एनीवे, तो हम उसको देखते हैं। ओके। अगर वो मिलता है तो ठीक है, फिर तो पार्टीज आर बाउंड बाय दैट। ओके। अगर नहीं मिलता फिर हम देखने जाते हैं कि एग्जैक्टली लॉ क्या है इस पे। ओके। लॉ में क्या कहा जा रहा है कि अगर ऐसे सिचुएशन होती है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्टीज़ ने अगर कुछ नहीं सोच रखा तो क्या करें। तो वहाँ पर फिर हम जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो लॉज हैं इन द कंट्री, वो दैट्स विल प्रिवेल। ओके। जब इंटरप्रिटेशन जो आता है, मोस्टली जो डिस्प्यूट्स जो आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक जो सिचुएशन हो सकती थी वो हमने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे नहीं सोची, बट वो हो गई। तो उस टाइप की सिचुएशन का कुछ भी मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट दोनों पार्टी जो है उस पर लेकर डिस्प्यूट कर रही है कि भाई इसका जो वो है वो कौन वेयर करेगा। एक वर्ड होता है फोर्स मेजर, तो थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? अरे, फोर्स मेजर मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस जो कि आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, ये इसका फर्स्ट लिमिट कि आपने सोचा ही नहीं था, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। सेकेंड, वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इस नेचर का होना चाहिए जो कि आम इंसान के कंट्रोल के बाहर हो। ओके। जो कि आम इंसान मतलब आम इंसान उसको ना तो चाह के कर सकता था, ना चाह के रोक सकता था। ओके। तो वो इस तरह का, इस नेचर का अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। तो उस सर्कमस्टांसेस को कहा जाएगा फोर्स मेजर। अभी फोर्स मेजर को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लोग डिफाइन भी करते हैं फोर्स। अलग अलग तरह के फोर्स मेजर्स होते हैं, पॉलिटिकल फोर्स मेजर कहते हैं, इन पॉलिटिकल फोर्स मेजर बोलते हैं, और बहुत तरह के फोर्स मेजर्स होते हैं। तो वो पार्टीज एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकती हैं कि किस तरह के फोर्स मेजर में हम क्या करेंगे। राइट। सो कुछ एग्जांपल देंगे फोर्स मेजर के? एक आपने पॉलिटिकल बताया है ना, एंड और भी कुछ जो जैसे फोर्स मेजर में सबसे पहले जो सबसे आम तौर पे जो फोर्स मेजर को समझा जाता है वो ये है, जैसे फ्लड आ गया ना, इंसानी कैपेसिटी में ये है ही नहीं कि फ्लड वो ला पाए या फिर उसको रोक पाए। अगर हो रहा है तो हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग वन कैन डू। फ्लड हो गया, लाइक देयर इज थंडर, देयर इज सम अदर नेचुरल कैलामिटी। अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी, आप एकदम बेसिक समझे, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटी, इन चीज़ों को हम जनरली फोर्स मेजर में काउंट करते हैं। जी। सो जब कोविड आया था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने फोर्स मेजर का यूज़ किया था, तो उस टाइम पे आप बताएंगे किस टाइप से लोगों को बेनिफिट्स हुए थे, किस टाइप से उन्होंने यूज़ किया था? अभी उस टाइम पे लोगों ने सोचा तो था कि अभी सिंस कोविड आ गया तो उसको हम ऐसे इसको अपने एडवांटेज में यूज़ कर लें कि हो गया तो अब ठीक है, लेट्स जहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पे पार्टीज़ ने बोला कि सब खत्म है, कोई बात नहीं, अब तो कोविड हो गया। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली द कोर्ट्स हैव मेड इट कॉन्ट्ररी। तो उसमें क्या है कि कोर्ट्स ने उसको नॉर्मली ही डील किया। कोर्ट्स ने उनमें उन केसेस में कहा कि आप फोर्स मेजर का या फिर कोविड का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ओके। आप उस सिचुएशन में ये देखना पड़ेगा कि आपने जो परफॉर्मेंस किया वो परफॉर्मेंस आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे।
राइट। आपने वो परफॉर्मेंस कहीं गलत फ़ायदा उठा करके तो नहीं किया एक एडवर्स सिचुएशन का। ओके। आप जो कर सकते थे वो आपने किया या नहीं किया। और भी कई चीज़ें होती है जब कुछ आपके खिलाफ भी हो रहा होता है, आपकी सिचुएशंस आपके प्रतिकूल नहीं है तो भी, आपके अनुकूल अगर नहीं भी है आपके सिचुएशंस, तो भी आपने क्या मेजर्स लिए उसको ठीक करने के, तो ये भी देखा जाता है। सो बेसिकली कोर्ट ने उसको फोर्स मेजर में एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं थी। ग्लोबली इकोनॉमिक स्लोडाउन से चल रहा है, तो कमर्शियल डिस्प्यूट, ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स में कुछ आपको दिख रहा है चेंजेस के उसकी वजह से आ रहे हैं या फिर क्या? ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स तो इन जनरल देखिए, जैसे अभी अगर मार्केट बढ़ेगा, अगर ग्लोबली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ग्लोबली लोगों के सब कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं अगर मार्केट में, तो डिस्प्यूट भी बढ़ेंगे, वो लाजमी है, वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। सिमिलरली अगर कोई डाउनफॉल हो रहा है, कोई भी टर्मोइल हो रहा है, जैसे इस वक्त अभी आप सबको मालूम है कि मार्केट गिर रहा है, तो इफ एनीथिंग इज हैपनिंग इफ देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो वो वॉलेटिलिटी आपके बिजनेसेस में भी रिफ्लेक्ट होंगी। कुछ बिजनेसेस डूबेंगे, कुछ बिजनेसेस उभरेंगे, तो जो डूब रहे हैं वो अल्टीमेटली दे विल रिसॉर्ट टू सम लीगल मैकेनिज्म। ओके। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कुछ डिफरेंस, मतलब अंतर, लाइक एज कंपेरिजन टू पास्ट कुछ है, मतलब डिफरेंस? पास्ट तो फिर तो 10 साल 20 साल के रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो लाइक अगर किसी पार्टी को मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, है ना, मेरे पास किसी पार्टी का कॉल आया कि आप मेरे को इतना सामान चाहिए, है ना, हमारी बात हुई, सारी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि हमारी बात हुई कि आप मेरे को क्रेडिट पे दे दो एंड विद इन 3 मंथ्स मैं आपको दे दूँगा। सो मैंने उसको सामान सप्लाई दे दिया विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आफ्टर 3 मंथ मेरे को पेमेंट नहीं आई, तो उस केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ? अभी वैसे किसी भी सिचुएशन में आइडियली कोई भी, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा करें। सबसे पहले तो मत करो। ओके। अगर इनफटॉल करते भी हैं तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप जो भी आपके ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी बातचीत हुई होगी, टेक्स्ट एक्सचेंज हुए होंगे, कुछ वॉइस नोट्स एक्सचेंज हुए होंगे, सिर्फ कॉल्स पर इस तरह की चीज़ें करना काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर कॉल्स रिकॉर्ड तक नहीं हुई हैं तब फिर तो आपके पास कुछ भी सबूत नहीं है कि आपसे किसी ने कोई सामान मांगा था या आपने किसी प्राइस पे कुछ सामान दिया था। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है फिर तो यू आर इन अ वेरी बैड शेप। ओके। बट अगर आपने कुछ भी रखा है, कोई भी टेक्स्ट मैसेज है, कोई भी ईमेल है, इस तरह की कोई कॉन्फर्मेशन है आपके पास, ओके, तब सोचा जा सकता है कि आगे कोई चांसेस है। बेसिकली आज नॉर्मली जो डिस्कशन चलता है, कम्युनिकेशन चलता है, वो व्हाट्सएप पे चलता है। हमारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हुआ था, तो वो कंसीडर करता है कोड व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस को, चैट्स को? हर सिचुएशन में नहीं करता है, बट हाँ कुछ सिचुएशंस में अगर आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस ही हैं आपके पास टू प्रूव योर केस, तो पूरा का पूरा केस तो आई वुड नॉट से कि बिल्डअप हो जाएगा उसके बेसिस पे, और कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। बट हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस ऐसा भी नहीं है कि दे आर नो एविडेंस। इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं, है ना, पार्टी को सामान चला गया एंड अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, तो इसको हम एज अ फ्रॉड स्कैम काउंट करेंगे या डिस्प्यूट? क्या इसमें ये एक तरह का फ्रॉड तो है ही, स्कैम है ही, बट सिंस यहाँ पर हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको डिसीव किया गया है कि किसी ने आपको अप्रोच किया और बोला कि आप मेरे को सामान भेज दो एक्स प्लेस पे और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, एंड आपको उसने एक प्रोफाइल दिखाई कि मेरा इतना प्रॉपर मेरा काम धंधा है, सब कुछ है, एंड द मोमेंट यू सेंड द प्रोडक्ट यू थिंक कि अब तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ गायब हो गया, देन इट्स अ प्रॉपर फ्रॉड। इट्स अ फ्रॉड। ओके, सो इस केसेस में एक पार्टी क्या कर सकती है? अब सपोज उसके साथ तो फ्रॉड हो गया, उसने मान लीजिए 50,000 का प्रोडक्ट सप्लाई किया है अपने यहाँ से, एंड उसके साथ तो फ्रॉड हो गया, वो उस केस में क्या कर सकता है? क्या वो कोई एक्शन ले सकता है लीगली या फिर नहीं? एक्शन तो ले ही सकता है, जब कुछ भी किसी के भी साथ जहाँ पर भी गलत हुआ है वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ हक भी है उस गलत को ठीक करने का। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये एक इसमें क्या है कि ओवरलैप हो जाता है, यहाँ पर आपके रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी चल सकती है, आपको पैसे रिकवर करने हैं तो आप रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी चलाएंगे, आप उसके लिए लीगल नोटिसेस भेजेंगे पहले, उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे बातचीत करने की, बट अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो फाइनली आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बट इसके अलावा देयर इज ऑल्सो एन ओवरलैप ऑफ साइबर क्राइम। सिंस दिस इज़ अ क्राइम, आपको किसी ने गलत तरीके से डिसीव किया, आपको एक गलत प्रोफाइल दिखाई, सब कुछ ऑनलाइन किया, तो दिस इज़ ऑल्सो ए ऑनलाइन फ्रॉड, तो आप ऑनलाइन फ्रॉड के तरफ भी जा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली
ये इस टाइप के जो भी डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे पार्टीज़ को हमने अपनी प्रोफाइल दिखाई बट एट द लास्ट मोमेंट हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, है ना, या हमारी पेमेंट अटक गई, आ ही नहीं रही, है ना, तो उसको एज ए स्कैम ही काउंट करेंगे। और इसका सही प्रोसेस ये है कि पहले हम लाइक फिजिकली या कन्वर्सेशन खुद से अपने लेवल पे अगर इसको कर सकते हैं तो ठीक है, अगर उसके बाद नहीं हो रहा तो हम लीगल नोटिस भेजेंगे, अगर लीगल नोटिस के बाद भी नहीं हो रहा देन हम कोर्ट में जाएंगे। राइट, ओके, धीरे धीरे एस्केलेट करेंगे। सो अगर आप किसी बिजनेसमैन को एक सजेशन देना चाहें कि इन सारे टाइप्स के डिस्प्यूट्स और फ्रॉड से कैसे बच सकता है, तो आप कुछ सजेशंस देंगे? नंबर 1 सजेशन तो यही है कि कुछ भी करने से पहले, ज़रा भी आगे बढ़ने से पहले एक अपनी गांठ बांध लें कि किसी भी एडवोकेट को, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई ना कोई होगा आपके जान पहचान में, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा पैसे मांगने वाला कोई एडवोकेट हो, वही उसी के पास जाएं। आप किसी भी एडवोकेट के पास जाकर एटलीस्ट सलाह लें कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक तो है ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रांग होंगे, आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स स्ट्रांग होंगे, आपके अगर LLP आप बना रहे हो तो आपके LLP के जो अग्रीमेंट्स होंगे आपके पार्टनर्स के साथ, वो अगर वाटर टाइट होंगे तो आपकी जो बाद में जो भी एडवर्स सिचुएशंस आएगी आप उसको ईजिली स्टेयर अवे कर पाओगे। बट अगर आप वो वहाँ पर ही अगर आपके कोई लैप्स होगा तो बाद में इट विल पिंच यू बैक। ओके, सो बेसिकली हम अगर लीगली प्रॉपर चलते हैं, है ना, स्टार्टिंग से ही, देन हमें उसका कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है और हम एक होता है लॉन्ग टर्म में हमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एज अ बिजनेस प्रॉब्लम्स आएंगी बट उनको रिजॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहता है। राइट, मैं कहूँगा कि इसके लिए एक टर्म मैंने सोचा है कि एक प्रिवेंटिव लिटिगेशन स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव लिटिगेशन कंसल्टेंसी वर्किंग है इंडिया में। ये बहुत ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है, द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हम प्रिवेंट करने के लिए, लिटिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कंसल्टेंसी ले ली। बट इसलिए नहीं ताकि सब कुछ ख़राब हो गया अब हमें तो कोर्ट जाना ही है तो अब जाएंगे। ऐसा करने से पहले की सोचें कि हम जब कोई किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी नए बिजनेस रिलेशन में या किसी भी तरह के डिस्प्यूट में, कुछ भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में जा रहे हैं तो पहले ही लीगल कंसल्टेंसी लें और उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पास पार्टी आई हो, है ना, उसका लाइक बिजनेस कर रहा है वो बंदा, तो है ना, लोग उनके पास पेमेंट करते हैं और सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब लाइक फ्रॉड हो गया, उनके अकाउंट से ही पैसे उड़ गए हो, कुछ ऐसा ट्रिपिंग करके वो सब? डायरेक्टली अभी बिजनेसेस के साथ तो ऐसा जनरली तो मैंने अभी तक तो नहीं सुना है कि किसी बिजनेस के साथ। हाँ, बट हाँ अभी एक सिचुएशन बहुत ही फेमस सिचुएशन, वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आई थी बट हाँ इट्स वेरी पॉपुलर सिचुएशन, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। अभी देयर वाज अ वेरी नोन फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन दिस कंट्री। उनको अनफॉर्चुनेटली जस्टिस चंद्रचूड़, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नाम पर डिसीव किया गया, उनके नाम पर एक फेक हियरिंग तक कर दी गई और उस हियरिंग के बाद उन्होंने वोपिंग सम ऑफ 7 करोड़ का उनको लॉस हुआ। उन्होंने 7 करोड़ गवा दिए सिर्फ एक डिसेप्शन के नाम। उनको इस तरीके से डिसीव किया गया, जिस तरीके से उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उन्होंने अपने 7 करोड़ रुपए गवा दिए। ये पर्टिकुलर स्टोरी की तो डेप्थ में जो नहीं पता, बट हाँ इस तरह के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गए हैं। ये बात अनडिनाइबली ट्रू है कि ये इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इवन कॉर्पोरेट्स आर नॉट इम्यून टू साइबर फ्रॉड। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स को, कुछ ऐसे एंटिटीज़ जो कि बड़े पोजीशन पे हैं कॉर्पोरेट्स में, उनको भी काफ़ी हद तक डिसीव किया जा रहा है, काफ़ी हद तक उनको भी साइबर क्राइम के लपेटे में लिया जा रहा है। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सर्विस दी, है ना, बट वो पेमेंट जो है वो डिले हो गई, एंड डिले नहीं हो गई, वो होती जा रही है। पहले उसने कमिट किया था कि मैं विदिन 15 डेज़ कर दूंगा, अब लाइक फिर कमिट किया कि मैं 30 डेज़ में कर दूंगा, फिर कमिट कर रहा है कि नहीं सर मैं आपको अगले महीने की 15 तारीख को दे दूंगा, बट वो होता जा रहा है। आज मेरे को 3 महीने हो चुके हैं। अब उस केसेस में आप उसको कैसे रिजॉल्व कराएंगे? राइट, अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला, काफ़ी बार बोल रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले देखा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है कि आप कैसे किसी भी तरह के डिस्प्यूट को, पेमेंट डिस्प्यूट या व्हाट्सएवर, आप उसको कैसे डील करेंगे, अगर ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है तो बेस्ट है। अगर वो नहीं भी लिख रखा है तो फिर सबसे पहली सिचुएशन, सबसे बेस्ट सिचुएशन, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो होता है सबसे पहले नेगोशिएट करने की कोशिश। आप पार्टीज़ की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आके पैसे दे क्यों नहीं पा रहा है। हो सकता है कि उसके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप उसको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, आप देयर सम अदर वे। तो आप दोनों मिलकर बैठ करके एक टेबल पर बात करते हैं, नेगोशिएट करते हो
कि हम इस पोजीशन से निकले कैसे, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। अगर आपको कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और वो पैसा थोड़ा डिले ही सही बट मिल जाता है, तो इट्स बेस्ट, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपके पास वो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सबसे पहली सिचुएशन है कि आप पहले नेगोशिएट करने की कोशिश करें। इफ़ नेगोशिएशन फेल्स, इफ सामने वाला कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता है कि नहीं मुझे नहीं बैठना टेबल पर, ये बात ही नहीं करनी, तो नेगोशिएशन फेल हो जाता है। देन इन दैट सिचुएशन हम उसको थोड़ा एस्केलेट करते हैं। उसके बाद मीडिएशन, आजकल इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन स्टार्ट हो रहा है देश में, तो उसमें कमर्शियल मीडिएशन टाइप का एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है, जिसमें कि हम मीडिएशन करते हैं। एक थर्ड पार्टी आती है जो कि दोनों पार्टीज़ की बातें सुनती है, उनको बुला करके इंडिविजुअली, और उसके बाद उनको दोनों को एक कॉमन पॉइंट पर बैठा करके उनको पूछती है कि क्या आपको ये सोल्यूशन मंजूर है। अगर वो मंजूर होता है तो दैट कैन ऑल्सो बी ए मेथड। अगर मीडिएशन भी फेल हो जाता है, लेट्स से कि दोनों फिर भी पार्टी नहीं आई, जो सामने वाली पार्टी जो पैसे डिफॉल्ट कर रही है, वो हो सकता है कि इस पोजीशन पे भी ना आए, ज़बरदस्ती नहीं होता। मीडिएशन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटरी, उसमें आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी सहमति से आना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर उसके बाद सिचुएशन आती है आर्बिट्रेशन की। कि अभी जैसे अगर आप छोटे बिजनेसेस की बात करो, तो MSMEs में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो MSMEs में एक MSME का फैसिलिटेशन सेंटर है, फैसिलिटेशन काउंसिल बोलकर एक चीज़ होती है, जिसमें कि आर्बिट्रेशन प्रोसीजर खुद ही MSME इंडस्ट्रीज़ के जो सेंटर है वो करवाते हैं। तो वहाँ पर उसमें पर्पस ये है कि जो छोटे मोटे डिफ़ॉल्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए, उनको आर्बिट्रेशंस के थ्रू बाय फोर्सफुल अवार्ड्स एंड बाय गिविंग ऑर्डर्स उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके, ताकि उनके पैसे जो छोटे मोटे बिजनेसेस है वो सफ़र ना करें। अगर किसी केस में पार्टी ने खुद एक टेबल पे बैठ के भी डिसाइड कर लिया, हम मीडिएशन में भी फॉलो किया, वहाँ पे भी कुछ हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला, हम आर्बिट्रेशन में भी गए, वहाँ भी हमारा कोई सॉल्यूशन निकला, अब सीधे कोर्ट में पहुँचना है ना। अब अगर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है लीगल ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स का, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो कितने टाइम के अंदर मेरा सॉल्व हो जाएगा, या एक भाई टाइम फ्रेम एक बहुत ही बड़ा एक अलग सीरीज़ बन सकती है इसके अंदर कि टाइम फ्रेम कितना लगेगा किस चीज़ में, और टाइम ऐसा कोई सर्टेनिटी होती भी नहीं इसकी। ऐसे जैसे आपने पहले से पूछा कि अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं नेगोशिएशन तो आपके दोनों के पार्टीज़ के बीच की बात है, जब वो दोनों राज़ी हो जाए, जब बैठ जाए, तब वो 1-2 सिटिंग्स में फाइनल हो ही जाएगा कि होना है कि नहीं होना। उसके बाद फिर मीडिएशन आती है। मीडिएशन इज ऑल्सो 5 to 10 सिटिंग्स, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, हो जाएगा, उसकी भी एक सर्टेनिटी 6 महीने के अंदर मोटा मोटी हो जाना चाहिए। बट अगर आर्बिट्रेशन की जहाँ तक बात है, तो आर्बिट्रेशन जैसे आपने बोला कि आर्बिट्रेशन में भी बात नहीं बनी, तो ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरह ही है। आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट कोर्ट है, आप इसको बेसिक सेंस में समझे, लेमैन्स टर्म्स में समझे, तो आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट कोर्ट है। प्राइवेटली जो दोनों पार्टीज़ है वो कोर्ट की तरह ही दोनों पार्टीज़ बैठकर अपनी बातें सुनाती हैं जज को, और वो जज को आर्बिट्रेटर कहते हैं उस केस में, और आर्बिट्रेटर एक डिसीजन देते हैं। यहाँ पर आप दोनों की मर्जी के हिसाब से ऐसा नहीं होता कि आप जो पैसा देना चाहो वो दे दे, सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आपने गलती करी है, आपका ये पैसा बनता है, आपको ये पैसे भरने हैं। सामने वाला उस ऑर्डर को लेकर के जाकर कोर्ट में एग्जीक्यूट भी करा सकता है। तो ये एक प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर की तरह होता है। इसमें वैसे तो हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट में 1 से 1.5 साल का समय लिखा हुआ है, बट ऐसा अनुमान नहीं होता है। आर्बिट्रेशन में भी 1-1.5 साल से ऊपर टाइम ही लगता है जनरली, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कम भी लगता होगा कुछ केसेस में, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जनरली 1-1.5 साल से ज़्यादा ही लगता है, और कोर्ट्स में तो कई गुना लग सकता है। तो बेसिकली अगर हम कहें बात कि अगर मीडिएशन में विद इन 6 मंथ्स हो रहा है और आर्बिट्रेशन में हमारा 1.5 से 2 तक जा रहा है, इवन मे भी 3 तक भी जाता है, या नहीं वहाँ तक भी जा सकता है। अब अगर कोर्ट में हम जाएंगे तो वो जो आर्बिट्रेशन में हमारा 3 तक गया था ना, उससे ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा जी। अभी कोर्ट का क्या है कि कोर्ट में अगर आप इस मैकेनिज्म को, इस वाटरफॉल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जाते हैं कि पहले आपने नेगोशिएशन किया, फिर मीडिएशन किया, फिर आर्बिट्रेशन पे गए, तो फिर इस सिचुएशन में क्या है कि आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड आता है, आप कोर्ट ऐसे में डायरेक्टली ये सब छोड़कर नहीं जाते हो। आप आर्बिट्रेशन अवार्ड के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। फिर जब आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड आ गया, तो अक्सर मैंने जो टेंडेंसी देखी है पार्टीज़ के अंदर, जो टेंडेंसी देखी है मैंने, वो क्या है कि एक पार्टी जैसे ही अवार्ड आता है तो उसको मानने से इनकार कर देती है दूसरी पार्टी। जिसके खिलाफ ऑर्डर आता है उसको मानने से इनकार करती है। वो एक सेक्शन 34 की एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें सेट असाइड करते हैं हम कहते हैं ये अवार्ड गलत है, इसको निरस्त किया जाए। तो उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर उस अवार्ड को चैलेंज करते हैं। वो प्रोसीडिंग अपने आप में एक ट्रायल कोर्ट में हो सकता है 3 से 4 साल 5 साल तक लग सकता है, और हाई कोर्ट, उसके सुप्रीम कोर्ट, गिनती तो चलती रहती है। सो एक क्वेश्चन अभी आ रहा है, लाइक बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम पेमेंट कैश में लेते हैं, है ना, और सालों से चलता आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर।
तो किसी पार्टी ने मान लीजिए ए पार्टी ने बी पार्टी को पेमेंट की कैश में, बट ओवर द टाइम 1 साल हो गया, जब हम अपना लाइक फाइनेंशियल सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं अकाउंट्स वगैरह, तो हमें समझ में आया कि वो पेमेंट आई नहीं है। एंड यहाँ पे मे भी हो सकता है कि जिस रिसीवर की तरफ से प्रॉब्लम लाइक इशू हो, या फिर मे भी हो सकता है पेमेंट आई ही नहीं हो, बट जो पार्टी है वो कह रही है मैंने पेमेंट दी है। तो इस केसेस में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको क्या लगता है? ऐसा कभी डिस्प्यूट आया है आपके पास? ऐसा डिस्प्यूट जनरली तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसा डिस्प्यूट बिल्कुल आ सकता है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट तरीका है इस तरह के डिस्प्यूट को अवॉइड करने का, वो ये है कि अगर आपने कैश में भी पेमेंट ली है तो कुछ ना कुछ रिसीट आप ज़रूर उसकी प्रोवाइड करें। ओके। जैसे लोग यूपीआई में पेमेंट करते हैं या किसी पेटीएम पे करते हैं तो उसी में लिख देते हैं, जैसे किसी ने कोई भी रिमार्क लिख देते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए ये पेमेंट करी, इस मंथ के लिए ये पेमेंट करी, तो वहाँ पर तो एक सबूत हो जाता है काइंड ऑफ। बट इस सिचुएशन में, कैश की सिचुएशन में, एटलीस्ट आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें ओके कि आपकी ये पेमेंट मुझे रिसीव हो गई, या फिर आपने इसमें पेमेंट की इस मंथ की पेमेंट कर दी। ओके ओके। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीव की एक रिसीट दे दें, और अगर आप भेज रहे हो तो आप भेजने की एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैंने आपको ये पेमेंट भेज दी, आप बता दो अगर नहीं भेजी। ओके, सो बेसिकली दोनों पार्टीज को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, विजिलेंट रहना ही पड़ेगा। ओके। सो अगर हम किसी को पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई वो केस कैश में ही चाहिए, अगर हमें रिसिप्ट नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट मैसेज के थ्रू हमें एक मैसेज मिल जाए कि हाँ मेरे को पेमेंट मिल गई है। एंड देन आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।